नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube के चैनल एग्ज़ाम पैनेसिया में। आज हम लोग चलते हैं साइंस के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसकी कमेंट भी करें। इसी तरह से हम लोग पर डे अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया ठीक रही, आप लोगों ने अगर रिप्लाई किया और आप लोगों को लगा कि इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करिएगा। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है स्क्रीन पे। देखते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से आर्द्रता मापी यंत्र है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर और ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों आप लोग आसानी से बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर कि आर्द्रता मापी यंत्र जो होता है वो होता है हाइग्रोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट। हाइग्रोमीटर होता है दोस्तों आर्द्रता मापी। हाइड्रोमीटर की जबकि बात कर लेते हैं, जो पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, ये दोस्तों आर्द्रता मापी नहीं होता है, ये द्रव का घनत्व मापता है। द्रवों का घनत्व मापा जाता है किससे? हाइग्रोमीटर से। द्रव की घनत्व की अगर बात की जाए तो आएगा हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर की बात करें अगर दोस्तों तो इससे मापा जाता है द्रवों का दाब। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रवों का दाब। द्रवों के दाब की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? और दोस्तों बात कर लेते हैं लैक्टोमीटर की, तो इससे मापी जाती है दूध की शुद्धता। तो ये दूध से संबंधित है, मिल्क से। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, चारों ऑप्शन हो गए आपके क्लियर। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे द्रव का घनत्व, बैरोमीटर द्रवों का दाब, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापी जाती है इससे, और हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता मापी यंत्र। चलिए देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। अब दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन ए है दोस्तों लाउड स्पीकर, ऑप्शन बी है डायनामो, ऑप्शन सी है वैद्युत पंखा, ऑप्शन डी है गिटार। तो दोस्तों आपको इसमें से बताना चार में से कौन सा आंसर सही है। कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं आपको कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में दोस्तों बदलने वाला यंत्र है गिटार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? गिटार। चलिए अब बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। लाउड स्पीकर दोस्तों क्या करता है? लाउड स्पीकर का दोस्तों काम होता है वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। तो लाउड स्पीकर वैद्युत को बदलता है दोस्तों ध्वनि में। हम लोग एक क्वेश्चन से सारे ऑप्शन देखेंगे और एक क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश करेंगे कि चार क्वेश्चन क्लियर कर लिए जाएं। दूसरा दोस्तों हमारा ऑप्शन है डायनामो। डायनामो का काम होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को, डायनामो का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलना? वैद्युत। डायनामो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा दिख रहा है वैद्युत पंखा। अगर पंखे की बात करें तो ये दोस्तों बदलता है वैद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो इस तरह से हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। क्वेश्चन हम लोगों ने एक पढ़ा लेकिन ऑप्शन हम लोगों ने चारों कवर किए। जिस तरह से एक क्वेश्चन से हमारे चार क्वेश्चन तैयार होंगे। देखते हैं दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा स्क्रीन पर, सब लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स किरणों की खोज किसने की? सब लोग रिप्लाई करेंगे कि एक्स किरणों की खोज किसने की। क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारा एक्स किरणों की खोज किसने की। तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज के बारे में बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए दिख रहा है रांजन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है मार्कोनी, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एक्स किरणों की। तो एक्स किरणों की खोज दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। एक्स किरणों की खोज किसने की? रांजन ने की है। तो करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। रदरफोर्ड की अगर बात करें तो इन्होंने की है अल्फ़ा और बीटा किरणों की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? अल्फ़ा और बीटा किरणों की।
आगे बात कर लेते हैं मार्कोनी। मार्कोनी ने दोस्तों खोज की है दीर्घ रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगें दो तरह की होती हैं, एक स्मॉल एक लार्ज। तो दीर्घ वाली रेडियो तरंगें जो होती हैं उनकी खोज की है किसने? मार्कोनी ने। न्यूटन की बात कर लेते हैं। तो न्यूटन ने दोस्तों खोज की है दृश्य किरणों की। तो इस तरह से हम लोग अगर करेंगे तो प्रैक्टिस भी कर लेंगे और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। भले से क्वेश्चन एक है लेकिन उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन हमारा है दोस्तों फलों को। अब ये शब्द इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियली, यानी कच्चे फलों को तोड़कर पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों उस गैस का नाम बताना है। ऑप्शन ए हमारा दिया गया है एथिलीन, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों एसिटिलीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बाइड और ऑप्शन डी है ये सभी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए दोस्तों लिखा है एथिलीन। इसमें दोस्तों वैसे राइट आंसर तो होगा बी पार्ट, राइट आंसर इज बी पार्ट। आपको क्लियर कर दें कि अगर फलों को कच्चे फलों को तोड़ के अगर पकाना हो तो राइट आंसर होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। एथिलीन की बात करें तो ये दोस्तों होता है फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में, यानी फल जो होते हैं पेड़ के ऊपर ही अपने आप नेचुरली जो पक जाते हैं वो एथिलीन गैस के कारण पक जाते हैं। एसिटिलीन दोस्तों अभी आपने क्लियर कर ही लिया कि ये कृत्रिम रूप से होता है। कैल्शियम कार्बाइड जब ये भी होता है दोस्तों कृत्रिम रूप से पकाने में, लेकिन ये गैस नहीं है, ये सॉलिड है। ये तब प्रयोग किया जाता है जब एसिटिलीन गैस नहीं मिलती है तो कैल्शियम कार्बाइड की जल डाल देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी, तो कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया करा देते हैं तो क्या बन जाती है एसिटिलीन, और फिर उससे फल पक जाते हैं। तो अगर गैस पूछेगा तो एसिटिलीन बताएंगे, रसायन पूछेगा तो हम लोग बताएंगे कैल्शियम कार्बाइड। लेकिन ये भी कृत्रिम रूप से है और एसिटिलीन भी किस तरह से कृत्रिम रूप से, क्योंकि एसिटिलीन गैस होती है, मार्केट में गैस तो मिलती नहीं है, कैल्शियम कार्बाइड मिल जाता है, जैसे ले आते हैं और उस पर पानी छिड़क देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है एसिटिलीन गैस में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है एलपीजी में लीकेज का पता लगाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। एलपीजी जो घरों में गैस होती है, घरेलू गैस रसोई में प्रयोग की जाती है, उसमें लीकेज का मतलब ये होता है गैस अगर कहीं से लीक करे तो कैसे पता करें, क्योंकि एलपीजी गैस जो होती है गंधहीन गैस होती है। अब आप लोगों को बताना है कि उसमें क्या मिलाया जाता है जिसकी गंध से हमें पता चलता है गैस लीक हो रही है। तो ऑप्शन ए क्या है टेट्रा एथिलेट, ऑप्शन बी है एथिल मरकैप्टन, ऑप्शन सी है C10 और ऑप्शन डी है ऑक्टेन। तो दोस्तों इसमें से कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों आपको क्लियर कर दें इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट। एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है गैस के लीकेज को रोकने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा बी पार्ट। इसके बाद बाकी के ऑप्शन की बात कर लेते हैं। टेट्रा एथिलेट जो होता है दोस्तों ये प्रयोग किया जाता है अपस्फोटन को रोकने में। अपस्फोटन आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं। अपस्फोटन क्या होता है, नॉकिंग कहते हैं इसे अंग्रेजी में। गाड़ियों में जब ईंधन खराब पड़ जाता है, पेट्रोल वगैरह अशुद्धि होती है तो खटखट की जो आवाज़ आती है, गाड़ियाँ बंद होने लगती हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ खासतौर से, तो उनमें क्या डाला है टेट्रा एथिलेट मिलाया जाता है उसी खटखटाहट को कम करने के लिए, जिसे कहा जाता है अपस्फोटन। और ये एथिल मरकैप्टन तो आपको बता ही दिया एलपीजी में प्रयोग किया जाता है, एलपीजी में लीकेज का पता लगाने के लिए। C10 संख्या जो होती है दोस्तों ये डीजल से संबंधित है, इससे डीजल की गुणवत्ता बताई जाती है कि डीजल अच्छा है या खराब है। ऑक्टेन संख्या होती है दोस्तों इससे पेट्रोल की गुणवत्ता बताई जाती है। किसकी गुणवत्ता बताई जाती है पेट्रोल की, इससे पेट्रोल की गुणवत्ता बताई जाती है। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। क्वेश्चन एक है लेकिन इससे आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अम्ल लिटमस पेपर का रंग कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि अम्ल लिटमस पेपर का रंग कैसा कर देता है। पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए देख लेते हैं, ये है लाल से नीला, ऑप्शन बी है नीले से बैंगनी, ऑप्शन सी है हरे से पीला, ऑप्शन डी है नीले से लाल। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अम्ल लिटमस पेपर का रंग कर देता है। अब दोस्तों पहले तो एक क्वेश्चन बनता है लिटमस पेपर से ही। ये लिटमस पेपर जो होता है ये पूछा जाता है किससे बना होता है। तो ये दोस्तों लिटमस पेपर बना होता है लाइकेन से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, लाइकेन से।
और ये भी पूछा था ये लाइकेन किससे बना होता है, ये दोस्तों सहजीवी होता है। क्या होता है, सिम्बायोसिस, सहजीवी। किसका किसका होता है, कवक प्लस शैवाल का। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। हम लोग क्वेश्चन एक भले से पढ़ें, लेकिन उससे कोशिश करें अधिक से अधिक क्वेश्चन तैयार करने की। तो लाइकेन बना होता है कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से। अब बात कर लेते हैं कि अम्ल जो होता है लिटमस पेपर का रंग कैसा कर देता है। तो अम्ल जो दोस्तों होता है लिटमस पेपर का रंग कर देता है नीले से लाल। राइट आंसर होगा डी पार्ट। राइट आंसर क्या होगा, डी पार्ट। अब इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। इसकी ट्रिक होती है दोस्तों अनिल। इसकी ट्रिक क्या होती है, अनिल होती है दोस्तों। अनिल से मतलब, आ से मतलब दोस्तों अम्ल हो जाएगा, ना से मतलब क्या हो जाएगा नीला, ला से मतलब क्या हो जाएगा लाल। तो अम्ल कैसा हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है लिटमस पेपर में। तो ये बात अगर ट्रिक ध्यान रखोगे, अनिल, अनिल हर जगह में होता है, हर मोहल्ले में होता है कोई ना कोई, तो अम्ल की ट्रिक याद रहेगी। दूसरी बात कर लेते हैं लाल से नीला। ये दोस्तों होती है क्षार के केस में। बेस जो होते हैं ना क्षार, स्वाद में जो कड़वे होते हैं वही क्षार होते हैं, खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। तो क्षार जो होते हैं लिटमस पेपर अगर डालेंगे तो ये कर देते हैं लाल से नीला। बाकी इन ऑप्शंस का यहाँ पे अम्ल क्षार से कोई संबंध नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अम्ल जो होते हैं नीले से लाल कर देते हैं। ट्रिक भी क्या है, अनिल है। अब क्षार की भी ट्रिक देख लेते हैं। यहीं पे क्षार की दोस्तों ट्रिक होती है छलनी। क्षार की ट्रिक क्या है दोस्तों, छलनी। छलनी से ट्रिक याद रहेगा आपको कि क्षार जो होते हैं लिटमस पेपर को लाल से कैसा कर देते हैं, नीला। तो छलनी भी याद रहेगा। क्षार और अम्ल जो होता था उसकी ट्रिक थी अनिल, क्षार की है छलनी। तो यानी ये लाल से क्या करेगा, ये लाल अगर होगा तो उसे बाद में नीला कर देगा। ये ट्रिक याद रखना, दोनों आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे, अनिल और छलनी। छलनी क्षार से संबंधित है, अनिल किससे, अम्ल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब लोगों को जहाँ तक हमें पता है कि याद भी होगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों है होमो सैपियंस, ऑप्शन बी है राना टिग्रीना, ऑप्शन सी है बॉस इंडिगस, ऑप्शन डी है कैनिस फैमिलियर्स। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे दोस्तों हम आपको बताएं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पार्ट, होमो सैपियंस इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं बाकी के ऑप्शन की। राना टिग्रीना ये दोस्तों होता है मेढक का वैज्ञानिक नाम। किसका होता है, मेढक। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना। बॉस इंडिगस ये गाय का वैज्ञानिक नाम होता है, काऊ। किसका होता है, गाय का। कैनिस फैमिलियर्स ये दोस्तों डॉग का होता है, कुत्ते का। तो एक ऑप्शन से चारों ऑप्शन हम लोगों ने देख लिए। अब यही आपको करना है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो उसके चारों ऑप्शन क्लियर करके चलें, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8, शैवाल का अध्ययन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अलगाई की स्टडी पूछी, बहुत बार पेपर में आ चुका है। शैवाल का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे माइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी मार्फोलॉजी। अब क्लियर कर देते हैं आप लोगों को कि इसका राइट आंसर होगा, शैवाल अगर दोस्तों है तो इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट यानी कि फाइकोलॉजी। अब ये माइको और फाइको बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, तो याद रखना होगा इसकी ट्रिक के माध्यम से। पहले तो क्लियर ये कर लो कि शैवाल का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो कवक का अध्ययन होता है दोस्तों, जस्ट थोड़ा सा अंतर है, इसे कहते हैं माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी किसका अध्ययन है, कवक का है ये माइको। तो माइक में दोस्तों हम लोग बकवास करते हैं तो कवक हो जाएगा इसका, ठीक है, कवक। शैवाल का फाइको हो ही गया, तो कवक याद रखना। कवक में बक लिखा, बक माने होता है बकवास करना। बकवास किसमें करते हैं, माइक में करते हैं, तो ट्रिक से याद रहेगा। बाकी फाइको हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी दोस्तों आपको सबको पता होता है, किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा, किडनी का हो जाएगा। मार्फोलॉजी होता है, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है पादप आकार के, यानी पौधे के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी में। इसे पादप आकार की कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप आकार की। प्लांट के सभी शाखाओं का जड़, तना, उसकी जो जो चीज़ें होती हैं उन सब का अध्ययन कहलाता है क्या, पादप आकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन डी का, क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। अब विटामिन ऐसा कोई परीक्षा है नहीं जिसमें एक क्वेश्चन आता ना हो, तो विटामिन के बारे में आप लोग को ध्यान रखना होगा। ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी कैल्सीफेरॉल। अब आपको कमेंट करके बताना विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। लेकिन दोस्तों हम आपको क्लियर करते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है
कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो दोस्तों है रेटिनॉल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। आपको याद रखना होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। थायमिन दोस्तों होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम। किसका होता है? विटामिन B1 का होता है, लेकिन बी भी कह देगा तो भी चलेगा, बी या B1। एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो इस तरह से आपको कवर करके चलना है, और ये विटामिन डी का हो ही गया। इस तरह से अगर आप कवर करके चलेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से 4 क्वेश्चन, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चट्टानों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वनस्पतियों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि उन वनस्पतियों को क्या कहते हैं जो चट्टानों में पाई जाती हैं। देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों जीरोफाइटा, ऑप्शन बी है लिथोफाइटा, ऑप्शन सी है क्रायोफाइटा, ऑप्शन डी है हाइड्रोफाइटा। अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, लेकिन हम आपको क्लियर कर दें कि चट्टानों के अध्ययन को दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन बी राइट आंसर है, लिथोफाइटा। लिथ शब्द कहीं भी लगा मिल जाए समझ लेना वो चट्टान से संबंधित है। तो लिथोफाइटा किसका अध्ययन होता है? चट्टानों का होता है। बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। जीरोफाइटा जो होता है दोस्तों, ये होता है मरुस्थली वनस्पतियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। मरुस्थली वनस्पतियों कहा जाता है जीरोफाइटा, जहाँ रेगिस्तान वगैरह होते हैं उसे कहते हैं जीरोफाइटा। क्रायोफाइटा जो दोस्तों होता है ये ध्रुवों पर, ध्रुव का मतलब होता है जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है क्रायोफाइटा। हाइड्रोफाइटा की भी बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों होता है वे वनस्पतियाँ जो जल में उगाती हैं, जलमग्न क्षेत्रों की वनस्पतियाँ जो होती हैं उन्हें कहा जाता है हाइड्रोफाइटा। हाइड्रो शब्द कभी भी मिल जाए जल से संबंधित होता है, क्रायो शब्द कहीं भी मिल जाए शीत से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? शीत मतलब होता है ठंडे क्षेत्रों से संबंधित होता है। शीत तो ध्रुवों पे ही सबसे ज़्यादा ठंडक रहती है, बर्फ जमी रहती है। और जीरो कहीं लगा मिल जाए तो वो संबंधित होता है रेगिस्तान या मरुस्थल से। तो आज की टॉप 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे दोस्तों। इसी तरह से आगे भी हम लोग करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।